Hello friends and my dear student. Today we will discuss about cross multiplication method. It is the method to solve a pair of linear equation in two variable by simply the relation of coefficients. It means with the help of coefficients we can directly deduce the solution of this linear pair. तो हम दो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस डायरेक्टली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट ओनली विद द हेल्प ऑफ रिलेशन. So how this method is developed, how cross multiplication method is developed. So I want to tell you that this method is developed from elimination method. ये एक elimination method से develop किया गया है and how it is developed we will discuss here. So we have an example of a pair of linear equation in two variable, that is 5x plus 3y is equal to 35. It is our first equation, and the second equation is 2x plus 4y is equal to 28 is our second equation. So we will do some changes in these equation, and that are 35 which is in the right side must be placed into the left side in this way and it becomes negative, you can see. Similarly 28 can be displaced from this place to right side, left side, and it becomes minus 28 as you know. So this is the equation. Now for applying elimination method, we know in these two equations, first of all if we want to terminate any variable, यानी कि for elimination method we know we have to eliminate a variable from both variables. You know, we have to terminate any variable, it may be x or it may be y, you have to terminate it. So for that we know the coefficients of these variables are not equal and they will not be terminated after adding these equations or subtracting these equation, they will not be terminated out. So हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके जो या तो y को अगर हम चलो हम मान के चलते कि हम y को टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो y को अगर हमें टर्मिनेट करना है तो हमें इसके कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ेगा, सीधी सी बात. तो इस कोएफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे, कैसे करेंगे, हाउ विल वी डू दिस. तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड in our previous video that कि we have to multiply this या by 4 and this equation by 3, यानी हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ऐसा करने पर ये 12 बन जाएगा, ये भी 12 बन जाएगा. तो आप सिंपली ये जान सकते हैं कि ये इक्वल कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे. और जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि देयर साइंस आर पॉजिटिव. तो अगर हम इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सब्ट्रैक्शन के जैसे ही हम सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे पूरी इक्वेशन में तो ये साइन चेंजेस हो जाएंगे. आपको ये मैंने पहले बताया हुआ है. तो साइन चेंज होने की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमने इस तरीके से इसको टर्मिनेट कर दिया. आगे बात समझ में. चलिए देखिए क्या करना है. तो हमारे पास जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है विद 4 एंड सेकंड इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है विद 3. तो हम इसको लिखेंगे 5 इंटू 4x प्लस 3 इंटू 4y प्लस माइनस 35 इंटू 4. हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लिया इज इक्वल टू 0. इंटू 4 भी कर सकते लेकिन 0 ही होगा वो, ठीक है, वो 0 ही आएगा. ओके, नाउ 2x को मल्टीप्लाई करना है 3 से और 4y को मल्टीप्लाई करना है 3 से प्लस माइनस 28 इंटू 3 और ये समझ में आ गया इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा 0 इंटू 3 इज इक्वल टू 0. तो दीज आर द टू इक्वेशंस. तो ऑन अब हम आपको पता है कि ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं y और ये वाला y, इन दोनों वेरिएबल्स में जो इनके कोएफिशिएंट्स है वो इक्वल है, 12 12 है, लेकिन दोनों का साइन प्लस है. तो हम क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करने पर ये जो साइन है, ये जो प्लस का है इसका माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है, ठीक है, आप इसे प्लस मानेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा. ठीक है, आप इसको अभी कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम इस साइन को लेके चलेंगे. ठीक है, आगे बात समझ में. और यहाँ पर ये 0 है. तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको पता है हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4
-3 इंटू 2x, यानी 5 इंटू 4 -3, क्योंकि x इज़ कॉमन, हमने इसको बाहर ले लिया और इसको 5 इंटू 4 और 3 इंटू 2 को लिख लिया। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधा अभी पुटअप करेंगे वैल्यूज़ को। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास है +3 इंटू 4 -4 इंटू 3, दैट इज़ y। तो अब ये तो ज़ीरो हो जाएगा, आपको पता है। ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी मैंने पुटअप किया है सीधा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर प्लस हम लिख सकते हैं -35 इंटू 4, है ना, -28 इंटू 3, ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि ये तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 -3 इंटू 2x, एंड इट इज़ 0। ये तो 0 हो गया, हम इसको 0 मान लेते हैं, +0 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 35 ना, -35 इंटू 4, और ये हो जाएगा +28 इंटू 3। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये प्लस का साइन है, उसमें माइनस का साइन हो जाएगा, -28 ठीक है, ओके, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू उसको निकालना है, तो आप जानते हैं कि हम x निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, ये जो -28 है, हम 35 इंटू 4 इसको यहाँ लिख सकते हैं, ये प्लस में हो जाएगा, तो 35 इंटू 4 -28 इंटू 3 लिखना पड़ेगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका लिख सकते हैं हम 5 इंटू 4 -3 इंटू 2, ये डिवीज़न में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब ये तो हमने देख लिया कि भाई किस तरीके से इसकी x की वैल्यू, ये कोएफिशिएंट्स है, आप देख सकते हैं ये कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, देखिए अब हम देखो इक्वेशन में 35 is constant, 4 is the coefficient of second equation, b यानी वाइट वेरिएबल का, और 28 is the constant of second equation and 3 is the coefficients of y वेरिएबल। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अगर जनरल वे में बात करूं तो जनरल भी आप देख सकते हैं, चलो आप इसको भी दिमाग में रखेंगे। अब मैं ज़रा आपको जर्नली समझाता हूँ। ठीक है, आप जनरली देखिए, अगर हम जनरल इक्वेशंस ले लें, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी ले लें a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों हैं इक्वेशंस, तो हमने इसमें क्या करना है कि अगर हमें y का टर्मिनेट करना है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, अगर हमें y को टर्मिनेट करना है, तो अगर हम चाहते हैं कि y को टर्मिनेट करें, तो y को टर्मिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद b2 और इसको करना पड़ेगा b1। तो आप लिख सकते हैं a1 b2 x प्लस b1 b2y प्लस b2 c1 इक्वल टू 0। ठीक है, लिख सकते हैं ना, और इसको पूरी इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 a2x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2 इक्वल टू 0। तो अब ये तो हमने कर दिया, एलिमिनेशन करना है। ठीक है, तो अब ये दोनों इक्वेशन को देखेंगे, क्योंकि y टर्मिनेट हो सकते हैं, क्योंकि प्लस साइन है, दोनों सेम साइन है, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ऑन सब्ट्रैक्शन हमने इसको सब्ट्रैक्शन किया, और सब्ट्रैक्शन करने पर ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमने लिखा b2a1 माइनस b1a2 x, और इसको हमने लिखा प्लस। ठीक है, b2c1 माइनस b1c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब हम x को देखना चाहते हैं। देखें ना, ये हमने b2a1 इस तरीके से लिख सकते हैं, ये b2a1 x कॉमन आ जाएगा, तो b2a1 माइनस b1a2, और यहाँ से अब b2c1 माइनस, क्योंकि इसका साइन नेगेटिव माना जाएगा, इसका साइन ये वाला है, इनके साइन ये वाले माने जा रहे हैं, तो b2c1 माइनस b1।
अब ये उधर जाएगा, आपको पता है कि अब इसको हम लेफ्ट राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये जो प्लस का साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव साइन है प्लस हो जाएगा, आपको पता ही है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाय, है ना, A1B2 माइनस B1A2, तो ये आ गया A1B2 माइनस A2B1। तो ये जो आपको मिला, ठीक है। अब आप ज़रा कंपेयर करेंगे इन दोनों को, कंपेयर करिए, देखिए। तो B1 आपके पास क्या है, दैट इज 30, B1 इज 4, देख सकते हैं आप। A1B2 B1A2, तो इसका मतलब हमने क्या करना है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं आई। इस x की वैल्यू को हम दूसरे तरीके से एक और थोड़ा चेंज करेंगे। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, लिख सकते हैं -28 इंटू 3 माइनस 35 इंटू 4, ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। कहने का मतलब हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिख लिया, 28 माइनस का इंटू 3 माइनस 35 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2। तो आप इन दोनों चीज़ों को देख सकते हैं कि जो -28 है, माइनस जो 28 आपका है वो B1 है, नो C1 है, ठीक है। आप देख सकते हैं C2 है, C2। तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें कि ये है आपका C2, ये आपका B1 और ये आपका C1, ये आपका B2, ठीक है, और 5 है आपका A1, ठीक है, और 4 है आपका B2, और ये आपका क्या है 3, ये आपका B1 और A2। इस तरीके से हमने इसको फॉर्मूला जनरेट कर लिया। तो हम डायरेक्टली कोएफिशिएंट्स की मदद से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम प्रोसेस विल बी डन फॉर y। अगर हम सेम प्रोसेस y के लिए करेंगे तो हमें इसके लिए x टर्मिनेट करना पड़ेगा। x टर्मिनेट करेंगे तो आप समझ सकते हैं कैसे करना होगा। चलिए, अगर x टर्मिनेट करते तो हम क्या करते, सिमिलरली वी विल डू फॉर x टर्मिनेशन। तो हम x के लिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम y का जो कोएफिशिएंट्स निकालते हैं बाय सेम प्रोसेस, यू विल गेट, मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर देता हूँ, घर पे ट्राई करेंगे, यू विल गेट, आपको मिलता जो कि होता A2C1 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस B1A2, ये मिलता आपको, ठीक है। तो y का कोऑर्डिनेट आपको ये मिलता। आगे समझ में बात। तो आपको ये पता चल गया कि हमने इसके ये कोएफिशिएंट्स की मदद से डायरेक्टली इस तरीके से एलिमिनेशन के थ्रू हमने ये एक वैल्यूज़ निकाली, जर्नल में भी निकाली। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये कोएफिशिएंट्स हैं, तो हम इसका एक रिलेशन बनाते हैं कि कैसे हमें लर्न करना है, लर्न कैसे रखें इस चीज़ को। तो लर्न करने के लिए देखिए हम कैसे कर रहे हैं। एक बार दोबारा हम लिख लेते हैं दोनों इक्वेशंस को एक साथ। चलिए, हमारे पास x है, B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। और हमारे पास y है A2C1 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाय
A1B2 माइनस B1A2। ठीक है, ये हमारे जो टर्मिनेशन से वैल्यूज़ आई हैं। एक चीज़ आप यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि x इक्वल टू ये, y इक्वल टू ये। अगर हम एक चीज़ देखें कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, या इसको हम यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको नीचे ले लेंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इस फॉर्म को हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, x अपॉन इसको हम डिवाइड में लेते हैं, B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर y के लिए केस में भी ये हो जाएगा कि y अपॉन A2C1 माइनस C2A1, वो भी इसके इक्वल आ रहा है 1 अपॉन, क्योंकि ये डिवाइड में आया तो 1 अपॉन दोनों इक्वल हो गए, तो इज इक्वल टू हम इसको k भी कह सकते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो किसी भी, अब अगर हम कोएफिशिएंट्स को ले लें कि चलो मान लो हमें याद कैसे करना है कोएफिशिएंट्स को, चलो हम पहले कोएफिशिएंट लिख देता हूँ। हमारे कोएफिशिएंट है A1, सॉरी, अगर x के लिए लिखना है ना, अगर x के लिए करेंगे तो हमें लेना है, ठीक है ना। अगर हम चाहते हैं कि x निकालें, तो x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, B1 B2 और C1 और C2 का रिलेशन होगा। अगर y के लिए निकालेंगे तो C1 C2 और A1 A2 का रिलेशन होगा, और 1 हमारा यहाँ पर आ रहा है A1 B1 A2 B2। ठीक है, अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, B1 C2, तो यानी कि हमें B1 का मल्टीप्लाई C2 से, फिर उसके बाद इसका नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन पुट अप करेंगे और यहाँ पर नेगेटिव साइन से, ऐसे ही हम इसको C1 A2 करेंगे और C2 A1 करेंगे, से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहा जाता है। एक और चीज़, अब मैं ज़रा जनरल फॉर्म में आपको करना कैसे, एक सिंपल वे में भी बता देता हूँ कि एक और तरीका है इसको, मतलब आपको दिमाग में कैसे रखना है। एक्चुअली डायरेक्टली आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं सीधी सी बात कहूँगा आपसे कि चलो हमारे पास जो इक्वेशन थी, दोबारा हम ले लेते हैं उसी इक्वेशन को कि A1x प्लस B1y और प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल इक्वेशन है। तो सपोज़ इन केस हमें x वेरिएबल निकालना है, तो अगर हम x वेरिएबल निकालेंगे तो आप क्रॉस करेंगे B1 C2, क्योंकि ये प्लस है ना, तो B1 C2 यानी क्रॉस चलेंगे ऐसे, यानी कि आप यहाँ से B1 C2 जाएंगे, B1 C2, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन लगेगा, फिर B2 C1 जाएंगे, फिर B2 C1। यहाँ पर ध्यान रखेंगे पहला प्रोसेस ये होगा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड प्रोसेस होगा। ठीक है, पहले आप B1 इंटू C2 करेंगे, फिर B2 C1 करेंगे। ठीक है, और डिवीजन, अब x की वेरिएबल निकालें तो हम अब कांस्टेंट को छुपा देंगे, तो इनके कोएफिशिएंट जो x और y के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा A1 B2 माइनस A2 B1, ये देखिए। तो ये इस तरीके से हमें x वेरिएबल मिल गया। क्या y को भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं डायरेक्टली, तो y के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y के वेरिएबल को छुपाना पड़ेगा, y के वेरिएबल और कोएफिशिएंट को छुपाना पड़ेगा। तो उस केस में हम A1 C2 जाना चाहते हैं, लेकिन गलत, हमें उस केस में पहले ये वाला प्रोसेस करना पड़ेगा, A2 C1, ये वाला पहला प्रोसेस होगा A2 C1, तो हमें जाना पड़ेगा C1 A2 माइनस, फिर जाएंगे हम C2 A1, फिर जाएंगे हम C2 A1। आगे बात समझ में? और उसके बाद ये जो प्रोसेस है उसको y को छुपाया था, y को हटा लेते हैं, अब कांस्टेंट को छुपाएंगे तो वही सेम रहेगा, A1 B2 माइनस A2 B1। ये इस तरीके से हम वैल्यूज डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस। तो हमें इस केस में ये याद रखना है, जब हम x निकाल रहे तो B1 C2 जा रहे हैं, फिर माइनस कर रहे हैं B2 C1, लेकिन y केस में निकाल रहे तो हम A1 C2 नहीं जाएंगे, पहले
अगर y के केस में निकालेंगे तो a1 c2 नहीं जाएंगे, हम जाएंगे a2 c1। पहले ये करेंगे a इंटू c1 माइनस a1 c2। दिस इज योर वे टू सॉल्व दिस। तो ये हमारा हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और इसे कैसे अप्लाई करना है डायरेक्टली विद द कोएफिशिएंट्स, हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट्स हम डायरेक्टली कर सकते हैं। सॉल्यूशन नाउ अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इन्हीं को देखते हैं कि जो हमने x की वैल्यूज़ निकाली हैं। आप यहाँ देखिए x की वैल्यू, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट बात करूँगा मैं, आप यहाँ से क्या डिड्यूस करेंगे। सपोज x की वैल्यू ये आ रही है हमारी, तो हम देख सकते हैं कि a1 b2 माइनस a2 b1, अगर ये चाहते हैं कि सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करे, हम चाहते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि a1 b2 माइनस a2 b1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये पूरा 0 नहीं होना चाहिए। ये इम्प्लाई करता है कि अगर ये इक्वल नहीं होगा तो हम ये कह सकते हैं a1 b2 इज़ नॉट इक्वल टू a2 b1, और हम कह सकते हैं कि a1 a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये भी कह सकते हैं। तो ये जो हमें रिलेशन मिला, ये जो हमें a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये रिलेशन मिला हमें किसके लिए? फॉर यूनिक सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन होगा यानी एग्जिस्ट करेगा, यूनिक, क्योंकि एग्जिस्ट करेगा ना, इन्फिनिटी नहीं होगा। अगर हम यहाँ 0 डाल देंगे तो इन्फिनिट हो जाएगा, एंड इन्फिनिट नंबर कैन नॉट बी डिफाइंड इन रियल नंबर्स। तो इसका मतलब ये नॉट डिफाइन हो गया, यानी कि वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हम देख रहे हैं कि ये कंडीशन, हमारे पास एक क्राइटेरिया आ गया कि अगर हम कोएफिशिएंट्स के रेशो को करके देखें तो वो यूनिक सॉल्यूशन देता है नॉट इक्वल केस में, पहली बात। तो हम इसको केस फर्स्ट ले सकते हैं। सेकंड केस में आप ये देखिए, अगर हम केस सेकंड लेते हैं, सेकंड केस में हम क्या कर सकते हैं कि चलो हम 0 मान लेते हैं। सपोज इन केस के हमारे पास a1 b2 और a2 b1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर हमारे पास 0 है तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हम डायरेक्टली इसमें से डिड्यूस कर सकते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब क्योंकि ये k के बराबर कांस्टेंट है, अगर रेशियो कांस्टेंट आ रहा है तो k होगा, तो हम इसमें एक चीज़ आगे लिख सकते हैं कि a1 मतलब a2k और b1 मतलब b2k, हमने ये डिड्यूस कर दिया इसमें से। अब यही a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू, पुट a1 एंड a2 वैल्यूज़, b1 वैल्यूज़, सॉरी a1 की वैल्यू और b1 की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में हम डाल देते हैं। तो फर्स्ट में डालने पर आपको पता चलेगा कि हम इसको लिख सकते हैं k a2 x प्लस b2 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी जिसमें हमने a1 और b1 की वैल्यूज़ पुट कर दी। और जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी, हमें पता है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस में हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये इक्वेशन 0 इक्वल हो सकती है और ये इक्वेशन 0। तो अगर हम इसको पूरी इक्वेशन को k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी k2x प्लस b2y प्लस k c2 इज इक्वल टू 0, है ना। इसमें ये चेंजेस आ जाएंगे। अब आप फर्स्ट इक्वेशन को देखिए और सेकंड इक्वेशन को देखिए, आप देखेंगे कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एग्जैक्टली सेम है, पर ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन इक्वल टू 0 हो रहा है। तो इसका मतलब दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 अगर है तो ये इक्वेशन इक्वल टू 0 कब हो सकती है? जब ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाए, ये भी सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती हैं जब हम लिख सकते हैं k1 इज इक्वल टू c2। समझ में आ गया? c1 इज इक्वल टू k c2। नहीं समझ में आया तो देखिए दोबारा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू टर्म्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। और ये c1 c2 हम मान के चलते डिफरेंट वैल्यूज़ है और ये इक्वल टू 0 है।
तो इस इक्वेशन को हम देखेंगे तो ये इक्वेशन इक्वल टू 0 हो सकती है अगर ये चीज़ टर्म सेम है। तो इसका मतलब ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो ये भी सेम होना चाहिए, अदरवाइज दीज इक्वेशन विल नॉट बी सेटिस्फाइड। इसलिए हम C1 को हम KC2 लिख सकते हैं। इससे हमें सिंपल जो डिडक्शन मिला वो इक्वल टू K मिला। तो फाइनल जो हमारे लिए क्राइटेरिया तैयार होता है कि K की वैल्यू हो तो हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं ना, ठीक है, हम K के लिए कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो ये हमने डिड्यूस किया कि भाई A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 जो कि K है, ये हमने डिड्यूस कर लिया। तो इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि अगर ऐसा होता है कि A1 - B2 और -A2 B1 इक्वल टू 0 आ रहा है तो उस केस में हम यहाँ पर लिखेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। उस पेयर के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे और डिपेंडेंट, हम उस पेयर को डिपेंडेंट पेयर कहेंगे, ठीक है, डिपेंडेंट पेयर है। जो इस केस में हमने यूनिक सॉल्यूशन निकाला था, इसका मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर यहाँ पर ये हमने जो सॉल्यूशन निकाला है, यहाँ पर हम देखेंगे जो लाइन है वो कोइंसाइड कर रही है क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सेम है, यानी एवरी सॉल्यूशन, यानी हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा या सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलो, ये तो हमारी बात समझ में आ गई। अगर मान लो C1 इज नॉट इक्वल टू C2 आता है, अगर मान लो हम लिखते हैं C1 इज नॉट इक्वल टू C2K, तो इसका मतलब C1/C2 इज नॉट इक्वल टू K, है ना। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये जो कंडीशन है, नो फॉर सॉल्यूशन ना, K की वैल्यू नहीं आ रही, नो एनी सॉल्यूशन, तो ये आ जाएगा नो सॉल्यूशन कंडीशन, क्राइटेरिया फॉर नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के केस में क्या होगा कि जो C1 जो है इज नॉट इक्वल टू C1/C2 अगर हम मानते हैं तो उसका कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई भी सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन केस हो गया, ठीक है, नो सॉल्यूशन में ये केस हो जाएगा, यानी कि लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब जो ग्राफिकली देखेंगे तो लाइंस आर पैरेलल और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, यानी इनकंसिस्टेंट पेयर। तो उस पेयर को कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसको हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहेंगे।